जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उस एग्ज़ाम में जीके जीएस का सवाल बनता है और अगर आप मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो ऐसा कोई जीके जीएस का सवाल नहीं जो इस एग्ज़ाम से ना लड़ा हो, क्योंकि इस चैनल से जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं वे सभी PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होते हैं जो कहीं ना कहीं लूसेंट बुक से उठाए हुए हैं। साथ में आपको लूसेंट बुक के साथ साथ ज्ञान दर्पण की बुक से उठाए हुए हैं और साथ में जो भी बड़े बड़े टीचर हैं उनके नोट से प्रीवियस ईयर के उठाए हुए प्रश्न हैं, जिससे आपके एग्जाम में जीके जीएस का एक भी सवाल छूट ना पाए। और कोई भी एग्जाम हो, अगर चाहे बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बिहार का पुलिस हो, चाहे यूपी का कांस्टेबल हो, कोई एग्जाम दे दीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। बिहार का बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, चाहे ये आपका बीपीएससी टीचर हो, चाहे बीपीएससी हो, कोई भी नीचे से लेकर ऊपर तक एग्जाम दे दीजिए, जीके जीएस का सवाल यहीं से लड़ेगा, क्योंकि ये इस चैनल से जो सवाल कराए जाते हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर कर जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा। देखिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को अनलाइक, डिसलाइक, अनशेयर, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। अब ज़्यादा हम बकवास करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी रोज वीडियो में सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा रहती है। और सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल कहता है कि आलमगीर नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बता दे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अन्यथा तो हम बताएंगे ही कि आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बता दें कि आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब को जाना जाता है किस नाम से? आलमगीर के नाम से। तो आलमगीर का मतलब, आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको पता होगा कि औरंगजेब का मतलब क्या होता है। औरंगजेब का मतलब क्या होता है? तो आलमगीर का मतलब विश्व विजेता होता है। क्या होता है? आलमगीर का मतलब विश्व विजेता। विश्व विजेता, विश्व विजेता होता है। तो एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, एक सेकेंड, इसकी हम चौड़ाई को थोड़ा कम कर देते। अब देखिए, आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से तो औरंगजेब को जाना जाता है, औरंगजेब, ठीक है। लेकिन आलमगीर का मतलब क्या होता है? तो आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। आलमगीर का मतलब विश्व विजेता। आलमगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करें तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज। समुद्रगुप्त में अगर सिक्कों पे देखा जाए तो सिक्कों पे समुद्रगुप्त जो है एक वीणा को लिए हुए अपनी प्रतिमा को छवि बनाई हुई है, तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले कोई और नहीं, वो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो VS स्मिथ ने। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा और ये आस्क पूछने की संभावना बनती है कि भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था? तो VS स्मिथ ने। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है, ट की जगह त। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्र घात। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला व्यक्ति। तो लाखों का दान देने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम हुआ करता था किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम हुआ करता था मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी का ये गुलाम होता है, गुलाम तो था ही, साथ में इसका दामाद इल्तुतमिश भी गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा अपने आप को गुलाम ही माना है
और ये राजा कभी अपने आप को नहीं कहा और न कहने की किसी से बुलवाई है। कुतुबुद्दीन हमेशा गुलाम था, गुलाम बन के ही अपना जीवन बिताया, एज अ राजा की ही तरह जिया था, राजा की तरह जीता था लेकिन गुलाम की तरह शो ऑफ होता था। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है बीवी का मकबरा। तो आपको बता दें कि बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीवी का मकबरा कहाँ है? ये बिहार का औरंगाबाद जिला नहीं है, ये बीवी का मकबरा महाराष्ट्र का औरंगाबाद है। तो बीवी का मकबरा महाराष्ट्र का औरंगाबाद में स्थित है और ये बीवी के मकबरा को ही ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाता है। बीवी का मकबरा को ही, बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा को ही ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाता है। और बीवी का मकबरा का निर्माण करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, वो है कौन? तो वो है औरंगजेब। वो कौन है? औरंगजेब था, ठीक है। और आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये भी आस्क कर सकते हैं, ये भी सवाल पूछ सकता है कि ताजमहल का भद्दी नकल किसे कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कानपुर अधिवेशन कब हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है, इसीलिए हम इसे लेकर आए हैं कि कानपुर अधिवेशन कब हुआ। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है। कानपुर अधिवेशन कब होता है? 1925 में होता है। और कानपुर अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें भारत की पहली महिला कांग्रेस में भाग लेती है, वो है सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू है, नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू है। तो कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है और भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू कांग्रेस की ये कानपुर अधिवेशन करती है 1925 में। तो आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का अधिवेशन करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। लेकिन अगर ऐसे पूछ देता है कि कांग्रेस का अधिवेशन करने वाली महिला, प्रथम महिला कौन है, तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट तो भारत की थी नहीं, वो आयरलैंड की थी। लेकिन आपसे इंडियन पूछ देगा तो वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 का कानपुर अधिवेशन की थी। बाकी सरोजिनी नायडू से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बनता है कि सरोजिनी नायडू का जो जन्म है वो 13 फरवरी 1879 को हुआ था। और 13 फरवरी का इनका जन्म हुआ था सरोजिनी नायडू को, इसीलिए हम लोग 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि सरोजिनी नायडू को जन्म दिवस के ही रूप में हम लोग महिला दिवस मनाते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की कुछ बात करें तो स्वराज पार्टी आता है, जिसमें स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होता है? 1923 में होता है। और स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं CR दास, जिसे चित्तरंजन दास कहा गया, और मोतीलाल नेहरू, जो कि पापा हुआ करते थे किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर करते हैं। बाकी एक साइमन कमीशन है, तो साइमन कमीशन बनता है 1927 में। साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। और साइमन कमीशन में 7 गोरो लोगों की अध्यक्षता होती थी और ये 7 विदेशीय मेंबर थे। साइमन कमीशन का विरोध करने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिनके विदेशियों के द्वारा लाठी चार्ज करने के दौरान इनका मृत्यु हो जाता है और ये साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। तो साइमन कमीशन का विरोध करने वाला व्यक्ति लाला लाजपत राय। भारत में साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। बना कब? 1927 में। स्वराज पार्टी 1923। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879। 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कानपुर अधिवेशन करने वाली भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू है, जो कि 1925 के अंतर्गत करते। इस तरह आपको फटाफट रिवीजन होना चाहिए, तब सिलेक्शन की आप नजदीक पहुंच पाएंगे, अन्यथा वो 2 कोस की दूरी पर है वो आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ? पता आप में इसमें कौन लड़का है जो क्वेश्चन प्रश्न के आंसर ना मालूम है, वो अपने आप के 2 थप्पड़ मारेगा। तो आपको बता दें कि हरित क्रांति की शुरुआत 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। एक सेकेंड, 1969 में हुआ हरित क्रांति के शुरुआत।
और आपको बता दें कि हरित क्रांति का जो शुरुआत 1969 में हुआ था, इस हरित क्रांति को शब्द देने का काम किए थे विलियम गॉड। तो आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड दिए। उसके बाद पूछता है कि हरित क्रांति का वर्ल्ड में जनक कौन है, यानी पूरा दुनिया भर में हरित क्रांति का पहचान कौन बनाया? तो नॉर्मन बोरलॉग साहब थे। हरित क्रांति को वर्ल्ड लेवल पे जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, एक्स IPS ऑफिसर। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तब भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, एक्स IPS ऑफिसर। और हरित क्रांति से क्या हुआ कि गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुआ। क्या हुआ? वृद्धि हुआ। और हरित क्रांति का जो मतलब कह सकते हैं कि हरित क्रांति को क्षेत्र की बात करें कि कहाँ पे इसका ट्रायल किया गया, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान साइड में इलाकों में। अब आपको ये पता चलेगा कि इस सब इलाके में पानी न होता है, तो इस सब इलाका में हरित क्रांति का है शुरुआत करल गया। तो आपको बता दें कि हरित क्रांति का शुरुआत से हरित क्रांति का जो शुरुआत है खासकर इन्हीं जगहों पे इसलिए किया गया क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि यहाँ पे सिंचाई के भी द्वारा किया जा सकता है कि नहीं। इसीलिए तो इस सब इलाका से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भी शुरुआत किया गया था राजस्थान से। ये बात को आप कैसे भूतला गए? ठीक है, तो कहीं ना कहीं हरित क्रांति जो है वो गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में वृद्धि करने का बात करता था और भारत को इस सब चावल के मामले में, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास था हरित क्रांति का। तो इस तमाम जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक पूछेगा श्वेत क्रांति, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा कि श्वेत क्रांति का जनक किन्हें मानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि नवरेज त्योहार किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि जो नवरोज त्योहार है, नवरोज त्योहार ये पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा धर्म? पारसी धर्म। कौन सा धर्म? पारसी धर्म। और पारसी धर्म से कौन थे? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो नवरेज त्योहार, कैसे हम लोग में 9 दिन का रात्रि होता है उसी तरह इन लोग में भी 9 दिन का रोज होता है नवरोज त्योहार, जो कि एक पारसी धर्म का है। और नवरेज त्योहार जो है ये तो पारसी धर्म का है ही, साथ में एक इम्पॉर्टेंट जो कुछ त्योहार पूछते हैं जो कौन से धर्म से संबंध रखते, वो है पहला अनुक्का। तो पूछेगा अनुक्का और सुक्कोत त्योहार किस समुदाय या किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? तो यहूदी जो ईरान में रहते हैं। अनुक्का या फिर सुक्कोत त्योहार कौन मनाते हैं? यहूदी। ये यहूदी लोग में एक बात क्या है कि अगर मान लीजिए कोई हिंदू है, अगर वो धर्म अपना परिवर्तन करना चाहते तो वो कर लेगा, लेकिन यहूदी बोलते हैं कि नहीं, हम लोग भगवान का अवतार है, हमें भगवान ही भेजे हैं यहूदी बनकर। कोई भी इसमें लोग अपना मन से धर्म परिवर्तन करके यहूदी नहीं बन सकता, वो लोग इसको मार देंगे। ठीक है, तो यहूदी बोलते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं। ठीक है, तो अनुक्का और सुक्कोत त्योहार यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है। बाकी नवरोज आपको बता दिए पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। और बैशाख पूर्णिमा जिस दिन बुद्ध भगवान का ज्ञान का प्राप्ति हुआ, जन्म हुआ, मोक्ष का प्राप्ति हुआ, उस दिन बैशाख पूर्णिमा को, इस सब दिन को हम लोग बुद्ध के धर्मों के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं ये बैशाख पूर्णिमा। बाकी लोसार फेस्टिवल देखे तो ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और ये लोसर फेस्टिवल जो है ये भी बुद्ध धर्म के लोगों के ही द्वारा मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल की बात करें तो ये लद्दाख में मनाया जाता है और हेमिस फेस्टिवल भी बुद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा ही मनाया जाता है। एक और होता है सागा दावा, सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा भी बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। ये मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण त्योहार थे जो किसी धर्म के द्वारा मनाए जाते हैं। इससे इंपॉर्टेंट सवाल हर एक एग्जाम में बनता है, तो इस सब सवाल पे आप खास कर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? आपको पूरा डिटेल बता देते हैं कि नाटो का मतलब क्या है। तो नाटो का मतलब, नाटो में एन का मतलब होता है नॉर्थ,
ए का मतलब होता है अटलांटिक, टी का मतलब होता है ट्रीटी, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी नाटो का पूरा नाम हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 1949 में होता है। नाटो की स्थापना कब होता है? तो नाटो की स्थापना 1949 में होता है। नाटो का जो मुख्यालय वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और इसमें कुल 32 देश अभी तक शामिल हैं। नाटो में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में 32 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें 31वां नया देश इसमें जुड़ा है फिनलैंड और 32वां नया देश जुड़ा है स्वीडन। तो नाटो का नवीनतम सदस्य हो गया स्वीडन, लेकिन 31वां है फिनलैंड और 32वां है स्वीडन। तो इस तमाम जानकारी आपको नाटो से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एक स्माइल के साथ मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।